हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। गाइस, अनअकैडमी के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते ही हैं। तो अनअकैडमी की एक टेस्ट सीरीज आई है यूपीएससी के लिए। आप इस टेस्ट सीरीज में इनरोल हो सकते हैं। और टेस्ट सीरीज में इनरोल होने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है। उस लिंक का यूज करते हुए आप टेस्ट सीरीज में इनरोल हो सकते हैं। और टेस्ट सीरीज की फीस मात्र 3149 रुपीज है। तो अभी के अभी इनरोल जो है वो हो जाइए। आपको कोड जो यूज करना है वो झा सर, कैपिटल लेटर में झा सर कोड का आप उपयोग करेंगे तो आपको डिस्काउंट जो है वो इस टेस्ट सीरीज में मिलेगा। इसके अलावा गाइस, 27 फरवरी ये डेट याद रखो। इस डेट पर आपका एक टेस्ट होने वाला है, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको इनरोल करना है इस टेस्ट के लिए, और जब आप इनरोल करेंगे तो भी आपसे कोड मांगा जाएगा, तो आपको कैपिटल लेटर में झा सर कोड का उपयोग करना है। और आपका फ्रेंड या आप कुछ भी चीज अगर अनअकैडमी में परचेज कर रहे हैं तो इस कोड का आप यूज करेंगे तो आपको ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा। और ये 27 फरवरी को जो आपके लिए टेस्ट होने वाला है, तो इसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी और काफी सारे अवार्ड भी जो है वो इस बार आपको मिलने वाले हैं। राइट, इसमें आपको जैसे कि ये लोग आईपैड वगैरह, मैकबुक वगैरह, तो ये सब चीजें भी प्रोवाइड करा रहे हैं। और अमेजोन के जो वाउचर्स वगैरह जो होते हैं वो भी आपको इसमें एज अ रिवॉर्ड के तौर पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अब देखो, रिवॉर्ड वगैरह मैंने आपको हमेशा समझाया कि रिवॉर्ड के लिए तैयारी मत करो। आपका सबसे बड़ा रिवॉर्ड जो है वो आपका सिलेक्शन है। राइट, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के अंदर सबसे बड़ा आपका रिवॉर्ड। तो इसलिए रिवॉर्ड के लिए तैयारी मत करो। रिवॉर्ड तो एक आप ये मान के चलो कि चलो आप अच्छा करोगे तो आपको एक वो मिल जाएगा रिटर्न में, कुछ जो है वो एक अचीवमेंट जो है वो आपको मिल जाएगा, तो उसकी तरह बस लो। सिर्फ इसके लिए, रिवॉर्ड के लिए मत पढ़ो। पढ़ो, तैयारी करो आपके मेन रिवॉर्ड के लिए, जो कि है आपका सिलेक्शन। ठीक है, तो इनरोल हो जाओ यार जल्दी से इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज में। 27 फरवरी डेट याद रखना, टाइम है सुबह के 11 बजे। इस दिन आपका जो है वो कॉम्बैट होगा, अल्ट्रा कॉम्बैट इस दिन होने वाला है। ठीक है, तो ये एक आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी अनअकैडमी से रिलेटेड। और कोड याद रखना यार, झा सर, कैपिटल लेटर में झा सर। सो 18 फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स को मैं उम्मीद करता हूं आप रीड करके आए होगे। सो आज जो टॉपिक्स हम लोग कवर करने जा रहे हैं, मेदाराम जथारा 2022 के टॉपिक को कवर करेंगे। रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस की आपको अच्छे से जानकारी ऑलरेडी है ही। मैं इस टॉपिक को आपको पहले भी कवर करवा चुका हूं, मैंने आपको लिंक भी प्रोवाइड कराई थी। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन के बारे में भी आपको आइडिया है ही। बट ये दोनों टॉपिक अभी न्यूज में क्यों आए थे, इसको हम लोग कवर करेंगे। एंटी मॉब लिंचिंग, मॉब लिंचिंग क्या होता है इसके बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी है ही, बट इस बिल से रिलेटेड कुछ हम लोग चर्चा करेंगे। डॉक्सिंग, डॉक्सिंग क्या होती है, इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सरकार ने गाइस और भी चाइनीज एप्लीकेशन को बैन कर दिया है। तो आप जानते हैं कि चाइनीज एप्लीकेशन जो है या फिर चाइना से लिंक जो एप्लीकेशंस है, तो उसका कितना बड़ा खतरा है। स्पाई करती है चाइना और डेटा जो है वो चुराती है, तो आपको पता ही है उस चीज के बारे में। फिर स्वामित्व स्कीम क्या है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये सब पूरे टॉपिक्स है गाइस, जिनको हम डिटेल में अभी कवर करने वाले हैं एक एक करके। मेदारम जात्रा 2022, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये मेदारम जात्रा 2022 है क्या। तो आपको बता दें गाइस कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने सैंक्शन किए हैं 2.26 करोड़ रुपीस वेरियस एक्टिविटीज के लिए मेदाराम जात्रा 2022 के। तो मेदाराम मेदारम जात्रा कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला, याद रखिएगा। सेकेंड लार्जेस्ट फेयर है इंडिया का मेदारम जात्रा, राइट। और तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजातीय समुदाय कोया जनजाति द्वारा 4 दिनों तक मनाया जाता है। अब यहां पर कैच क्या है, क्या क्या चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। मेदाराम जात्रा एक मेला है, पहला पॉइंट। ये मेला कहां पर हमें देखने को मिलता है, तेलंगाना के अंदर। ये जो ट्राइबल ग्रुप जो हम लोग को देखने को मिलती है, कोया ट्राइब, ये कहाँ की है, तेलंगाना की, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। और कितने दिन का ये फेस्टिवल है, वैसे तो ये बनेगा नहीं, बट फिर भी थोड़ा सा ध्यान में रखो कि 4 दिन का ये फेस्टिवल है, राइट। और कुंभ मेले के बाद इंडिया के अंदर दूसरा सबसे बड़ा मेला ये हम लोग को मेदारम जात्रा देखने को मिलता है। सिर्फ इतनी सी चीज आपसे प्रीलिम्स में पूछी जाएगी, जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब त्योहार के आगमन, जब त्योहार जब आता है तो उससे पहले इसके शुभ महत्व को ध्यान में रखते हुए यात्रा को 1996 में एक राज्य महोत्सव घोषित किया गया था। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। इसकी हम लोग बात करें यात्रा की, तो यात्रा को समका सरलमा यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये वाला पॉइंट भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला होने के नाते मेदाराम यात्रा देवी सम्माक्का और सरलम्मा के सम्मान में आयोजित किया जाता है। तो ये देवियां हैं, सम्माका और सरलम्मा। और वैसे तो आप जानते होंगे कि आपने ये पीडीएफ जो है वो रीड करी होगी,
क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि पहले आपको जो है वो पीडीएफ के थ्रू रीड करना है और फिर उसके बाद जो है वो लेक्चर को सुनना है। आप पीडीएफ को रीड करेंगे, फिर लेक्चर को सुनेंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करेंगे, तब आपका वो टॉपिक जो है वो प्रॉपर तरीके से दिमाग में आपके बैठ जाएगा। तो जब आपने इसकी एक रीडिंग जो है वो करी होगी तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये दोनों माँ बेटी हम लोग को देखने को मिलती है कि नहीं? तो यह आदिवासी त्योहार अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ शासकों के साथ एक माँ और बेटी की लड़ाई में आयोजित किया जाता है, राइट? और मेदाराम जो है ये दूर दराज का एरिया है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसका नाम है इटुर नागरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के दूर दराज के एरिया पर रिमोट प्लेस पर ये मेदाराम फेस्टिवल हमें देखने को मिलता है, राइट? तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और ये जो क्षेत्र है जहां पर ये कंडक्ट होता है वो लार्जेस्ट फॉरेस्ट बेल्ट इस क्षेत्र का हम लोग को देखने को मिलता है, राइट? रशिया यूक्रेन के क्राइसिस के बारे में आपको गाइस ऑलरेडी जानकारी हो ही गई है, राइट? यू नो अबाउट रशिया यूक्रेन क्राइसिस। कुछ चीजें हम लोग को जो अभी न्यूज में देखने को मिल रही है वो ये है कि अभी रिसेंटली यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने 16 फरवरी को राष्ट्रीय एकता यानी कि नेशनल यूनिटी दिवस घोषित किए जाने के बारे में जानकारी दी। तो पॉइंट नंबर 1, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने एक जानकारी दी कि ये 16 फरवरी को जो है वो नेशनल यूनिटी डे जो है वो ऑब्जर्व करेंगे। और अमेरिकी अधिकारियों ने इस दिन 16 फरवरी को यूक्रेन पर संभावित रूसी हमले की तारीख बताया गया। मतलब यूक्रेन ने जैसे ये नेशनल यूनिटी का डे जो है वो घोषित किया तो उसके बाद अमेरिका ने ये चीज कही कि ये 16 फरवरी को रशिया जो है वो यहां पर अटैक करेगा, राइट? यूक्रेन में। तो ये एक खबर हम लोग को इन जनरल देखने को मिली थी पहले। बट अभी रूस ने स्पष्ट करते हुए कहा था कि यूक्रेन पर आक्रमण करने की उसकी कोई योजना नहीं है। इस चीज को लेकर ये टॉपिक हमें न्यूज में देखने को मिला था। तो आज की डेट में जो है वो रशिया चाहता क्या है? तो रशिया पहली बात तो ये चाहता है कि नाटो एक्सपेंशन से रिलेटेड जो उसके पुराने जो कमिटमेंट्स है उसको इंप्लीमेंट करो। मतलब क्लियरली रशिया ये चाहता है कि नाटो के जो सोल्जर्स हैं वो जितनी भी पोस्ट सोवियत स्टेट्स है, मतलब कि पहले आप जानते हैं कि सोवियत यूनियन हुआ करता था, यूएसएसआर हुआ करता था, जो डिसमेंटल हुआ, राइट? तो जब 1990s में यूएसएसआर डिसमेंटल हुआ तो रशिया का ये कहना है कि जितनी भी कंट्रीज जो है जो यूएसएसआर का हिस्सा बनी है तो नाटो उन कंट्रीज को अपना मेंबर ना बनाए, नाटो उन कंट्री से दूरी बना के रखे, राइट? और वहां से अपने ट्रूप्स अपने सोल्जर्स को जो है वो हटा दे और एक कमिटमेंट करे कि आगे चल के नाटो जो है यूक्रेन जो है वो नाटो का मेंबर नहीं बनेगा। तो ये रशिया की कुछ डिमांड्स हैं। और सिक्योरिटी गारंटी चाहता है रशिया फ्यूचर के लिए, राइट? और अमेरिका और नाटो के यूरोपीय सदस्य देश क्या चाहते हैं? तो ये तो बात हमने करी कि रशिया क्या चाहता है। और अब हम बात करेंगे कि अमेरिका और दूसरी उसकी अलायंस कंट्री जो हम लोग को फ्रेंडली कंट्रीज देखने को मिलती है वो क्या चाहती हैं। तो वो ये चाहती है कि यूक्रेन की सीमा से रूसी सैनिकों की वापसी। अमेरिका ये चाहता है कि रशिया ने जो अपनी सेना को यूक्रेन के पास तैनात करके रखा है वहां से अपनी सेना को हटा ले और रशिया द्वारा बेलारूस जैसे पड़ोसी देश में जारी युद्ध का खेल जो है वो अंत करे। तो कई केसेस में हम लोग देखते हैं कि बेलारूस में रशिया जो है वो वॉर जो है उसको अ, अ, आप ये कह सकते हो कि इंस्टिगेट करता है, बढ़ाता है, राइट? आग डालता है, चिंगारी जो है वो डालता है। तो वो ये सब खेल खेलना जो है वो बंद करे। और एक स्पेनिश खबर को लीक किए गए एक पत्र के अनुसार, यानी कि एक पेपर हम लोग को देखने को मिला था, स्पेनिश न्यूज़पेपर में एक लेटर सामने आया था, एक लेटर लीक हुआ था, तो उसके अनुसार यह बताया गया था कि अमेरिका और नाटो के यूरोपीय सदस्य सुरक्षा गारंटी पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। यानी कि अमेरिका और उसकी फ्रेंडली कंट्रीज और नाटो चर्चा करने के लिए तैयार है कि वो गारंटी प्रोवाइड कराएंगे, सिक्योरिटी गारंटी जो है वो प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन स्वतंत्र राष्ट्रों के नाटो में शामिल होने पर कोई प्रतिबद्धता नहीं है। मतलब कि ये कहना ये चाह रहा है अमेरिका कि हम यहां पर किसी प्रकार का डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करेंगे, हमारी तरफ से पहल नहीं करेंगे, बट इंडिविजुअल कंट्री अगर नाटो ज्वाइन करना चाहती है तो वो ज्वाइन कर सकती है, उसके लिए नाटो ओपन है। तो ये चीज जो है वो उसने ये कही, राइट? इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली। और अमेरिका और यूरोपीय देशों की रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण नहीं करने की गारंटी की मांग की गई। तो अमेरिका और यूरोपीय देशों ने ये चीज जो है वो मांग करी कि यूक्रेन पर आक्रमण नहीं करने की गारंटी की मांग, मतलब कि ये रशिया जो है वो यूक्रेन पर अटैक ना करे, राइट? तो ये इस चीज की जो है वो मांग हम लोग को देखने को मिली। तो रूस ने कहा कि उसका हमला करने का कोई इरादा नहीं है, बट यूक्रेन की सीमा पर सैनिकों का जमावड़ा
चिंताजनक है। मतलब कुल मिलाकर बात ये है कि रशिया तो कह रहा है कि उसको कोई अटैक नहीं करना यूक्रेन के ऊपर, उसकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है यूक्रेन पर अटैक करने की। बट ऑब्वियस सी बात है कि कहता वो कुछ और है, बट उसकी आर्मी वहाँ पर तैनात है। तो बोलते हैं ना कि आप कह कुछ और रहे हो और कर कुछ और रहे हो। तो वही वाली कहानी इसमें हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो रशिया ने जो है वो यूक्रेन के घर के बाहर अपनी आर्मी जो है वो तैनात करके रखी हुई है। और फिर वो बोल रहा है कि नहीं-नहीं मैं तो लड़ने के लिए कुछ कर ही नहीं रहा। मैं तो बिल्कुल सोबर हूँ, मैं तो फ्रेंडशिप के लिए जो है हाथ बढ़ा रहा हूँ। बात बिल्कुल वैसी ही हो गई कि आप मीटिंग में जो है वो आपने किसी को जो है वो बुलाया और मीटिंग में बुलाकर आपने एक हाथ में फूल रखा और दूसरे हाथ में बंदूक रखी। बोला कि फूल ले ले नहीं तो गोली से उड़ा दूँगा। तो ये वाली चीज़ हम लोग को रशिया की तरफ से देखने को मिल रही है। तो भारत की सबसे बड़ी चिंता जो है वो क्या है? वर्ल्ड वॉर सिनेरियो। इंडिया की सबसे बड़ी चिंता है कि जो ये इश्यू जो चल रहा है, जो ये कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, इसके कारण सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो किस चीज़ का होगा? इकोनॉमी का नुकसान होगा, सबसे बड़ा। ट्रेड जो है वो रुक जाएँगे, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आपस में कंट्रीज़ के बीच में क्रिएट होने लगेगा, सामान जो है वो ईज़िली एक कंट्री से दूसरी कंट्री में नहीं पहुँच पाएगा, सामान महँगे हो जाएँगे। तो ये सब इश्यू जो है वो इंडिया ने हाइलाइट किया और ये इंडिया की बहुत बड़ी चिंता है कि अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगी देश और रूस, यानी कि रशिया के मध्य होने वाले किसी भी संघर्ष का आर्थिक एवं सुरक्षा की दृष्टि से पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट होगा, इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते और ये कॉन्फ्लिक्ट जो डीप हो रहा है, इसके चलते पूरी पूरी दुनिया जो है, पूरी कंट्री जो है वो सफर करेगी, सभी कंट्रीज़। और चूंकि भारत जो कि रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों का साझेदार है, यानी कि दोनों के साथ हमारी अच्छी बातचीत है, हम पार्टनर्स हैं दोनों के, या तो किसी का पक्ष लेना पड़ेगा हमें या दोनों पक्षों की नाराजगी से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। तो ये एक बड़ा चैलेंज इंडिया के लिए है कि यूनाइटेड स्टेट्स का पक्ष लें या फिर रशिया का पक्ष लें। और आपको पता है गाइस कि रशिया हमें S-400 डिलीवर कर रहा है और इसी समय ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। 2 चीजें हैं, एक तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो हमसे हमारे ऊपर जो है वो S-400 की डील को लेकर सैंक्शन रिलैक्स करने के मूड में है, राइट। और S-400 से वैसे भी यूनाइटेड स्टेट्स चिढ़ा हुआ रहता है, उसने ऑलरेडी टर्की के ऊपर, चाइना के ऊपर जो है वो S-400 की डील को लेकर ऑलरेडी सैंक्शन लगा दिए, काटसा उसने लगा दिया, आपको शायद पता होगा इस चीज के बारे में। तो हमने पढ़ा भी था इस काटसा के बारे में। तो जब ये जो समय है, जिस समय इंडिया जो है वो रशिया से S-400 की डील कर रहा है और यूनाइटेड स्टेट्स हमारे ऊपर सैंक्शन ना लगाए, उसकी इंडिया जो है वो बातचीत कर रहा है, डायलॉग कर रहा है, तो ये गड़बड़ी हो जाएगी। ये कॉन्फ्लिक्ट जो इस समय पर हुआ है, जिस समय पर ये दोनों चीजें एक साथ हमारे सामने है, तो ये हमारे लिए एक मोस्ट चैलेंजिंग चीज है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है और चाइना से जो है वो फोकस हट गया है। अब देखिए हुआ क्या है, अभी तक सभी लोग जो है वो चाइना के अगेंस्ट बातचीत कर रहे थे। कोरोना कोरोना को लेकर ऑलरेडी चाइना की हालत खराब कर दी थी सभी कंट्रीज ने। फिर उसके बाद हम लोग को क्या चीज़ जो है वो देखने को मिली कि वैसे तो कोरोना से पहले भी ट्रेड वॉर जो चल रहा था यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच में, तो पूरा मुद्दा जो है वहाँ पर हाइलाइटेड था। आप अगर काफ़ी समय से न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर की एक अच्छी जानकारी होगी, राइट? तो ऑलरेडी इश्यू जो चल रहे थे वो चाइना और यूएसए के बीच में चल रहे थे। या फिर चाइना बीच-बीच में पहल कर देता था, तो यूनाइटेड स्टेट्स उसके अगेंस्ट आ जाता था, जो कि आज भी आता है नो डाउट। बट आज की डेट में उसका शिफ्ट जो है वो कहाँ पर चला गया, या पूरे दुनिया भर का जो विज़न जो है वो कहाँ पर चला गया है? यूएसए और रशिया की लड़ाई पे चला गया है। तो चाइना से जो है वो पूरी दुनिया का ध्यान जो है वो हट गया है। तो जिस तरह से हाल ही में अमेरिका और यूरोप द्वारा अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति पर अधिक ध्यान केंद्रित केंद्रित किया जा रहा था और जिससे भारत को केंद्रीय मंच पर रखा गया था, तथा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के आक्रमण और अनाधिकृत रूप से जमीन पर कब्जा एवं भारत चीन सीमा के दोनों ओर 1 लाख से अधिक सैनिकों की तैनाती आदि से दुनिया का ध्यान चीन से हटकर रूस की तरफ हो गया है। तो पहले इंडो चाइना का इश्यू था, पैसिफिक इंडो पैसिफिक का इश्यू हम लोग को देखने को मिल रहा था, जो बार-बार हाइलाइट हो रहा था। इंटरनेशनल कम्युनिटी की नजर में आ रहा था, वो पूरी की पूरी चीज जो है वो शिफ्ट कहां पर हो गई, पूरा का पूरा कंसर्न, पूरी की पूरी चिंता जो है वो रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ जो है वो चली गई। तो रूस और चीन के बीच नजदीकी भी हम लोग को अब देखने को मिल रही है। तो वही चीज जो मैंने आपको बताया, अब देखो रशिया का दुश्मन कौन? अमेरिका। चाइना का दुश्मन कौन? अमेरिका। दोनों के दुश्मन कौन है? कॉमन है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? हाथ मिला रहे हैं एक साथ एक दूसरे से, है कि नहीं? अब जैसे चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती क्यों हुई? दोनों के कॉमन दुश्मन है इंडिया, दोनों की कॉमन प्रॉब्लम है इंडिया, है कि नहीं? ये चीज आपको आपको समझना है, मेन चीज है ये समझने वाली। तो मौजूदा संकट
रशिया को चीन जैसे दोस्तों पर और अधिक निर्भर बना देगा। तो ये इस प्रकार का जो संकट है वो ऑब्वियस ही बात है कि और क्लोज लेकर चला जाएगा चाइना से रशिया को, और एक क्षेत्रीय समूह का निर्माण करेगा इस प्रकार का संकट, और भारत जिसका हिस्सा नहीं होगा। एक ये रीजनल ब्लॉक ये क्रिएट कर देंगे जिसमें इंडिया को एंट्री नहीं मिलेगी, राइट। और हाल ही में अब इंडिया को क्यों एंट्री नहीं मिलेगी, बिकॉज दो साइडेड चीज समझो आप। अब चाइना जो है उसकी उससे हमारी नहीं बनती, और रशिया की जो है अमेरिका से नहीं बन रही। तो ऑब्वियस ही बात है कि, और हम जो है वो अमेरिका के फ्रेंड है। अगर हम क्वाड कंट्री की अगर बात करें, क्वाड का हम हिस्सा है, तो ये क्वाड जो है वो आज की डेट में काफी ज्यादा उभर कर आ रही है। तो ऑब्वियस ही बात है कि नेचुरली जो है वो रशिया और हमारी जो है वो बनना बंद हो जाएगी। रशिया और हमारे बीच में गैप्स, क्रैक्स जो है, दरारें जो है वो आना शुरू हो जाएंगी नेचुरली, राइट। तो ये नेचुरल प्रिंसिपल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं फ्रेंडशिप के और एनिमीज के, तो जिसको आपको थोड़ा सा समझना है, और ये प्रिंसिपल्स आप अपनी पर्सनल लाइफ पर भी एप्लीकेबल करोगे तो मजा आएगा। किया करो एप्लीकेबल, किसी से गुस्सा वुस्सा करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपसे दोस्ती जो है वो नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह जो है वो कौन है, उसकी वजह आप नहीं हो, सरकमस्टेंसेस उसकी वजह है। हो सकता है आज की डेट में, मुझे पता है कि आप लोग को शायद कोई ढंग से बात ना करता हो, राइट। आप लोगों से कोई ये ना पूछता हो कि भैया खाना खाया नहीं खाया, भैया कैसे हो, तबीयत कैसी, कोई नहीं पूछता है। जिस दिन आईएएस ऑफिसर बन जाओगे, आईपीएस ऑफिसर बन जाओगे, हर एक घंटे में लोग आके पूछेंगे कि सर, मैडम खाना खाया, मैडम तबीयत कैसी है, कैसे हो आप। एक छींक दोगे ना तो 10 लोग रुमाल लेकर आ जाएंगे। तो वो बनना है। तो क्या क्या हुआ, सरकमस्टेंसेस, सिचुएशन, हर एक चीज डिपेंड करती है सिचुएशन के ऊपर। इसलिए मुस्कुराते रहा करो, कोई बात नहीं। आज सिचुएशन खराब है, जिस दिन सिचुएशन जो है वो ठीक कर लोगे अपनी, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन जाओगे, पावर में आ जाओगे, ऑटोमेटिकली लोग जो है वो इज्जत करेंगे, ऑटोमेटिकली लोग जो है वो कदमों पे गिरेंगे। बट अगर आप आज चाहते हो कि आज लोग कदमों में गिरे, तो यू आर इन अ रॉन्ग ट्रैक। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। औकात बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इस चीज को दिमाग में डालो। जिस दिन औकात बन गई, उस दिन सब जो चाहोगे वो सब मिलेगा। तो उसके लिए मेहनत करो। हाल ही में भारत ने बीजिंग में होने वाले ओलंपिक खेलों के राजनयिक और राजनीतिक बहिष्कार की घोषणा की। तो आप जानते हैं गाइस कि हम लोगों ने अनाउंस कर दिया था डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल बॉयकॉट ओलंपिक गेम्स पर जो चाइना में हो रहे थे। बट इसी गेम्स के दौरान देखा गया कि रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन और दूसरे सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज जो थे उनके जो प्रेसिडेंट थे, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो थे, वो यहां पर शामिल थे। ये शी जिनपिंग के साथ एकजुट दर्शाते हुए बीजिंग में मौजूद रहे। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है कि इंडिया को जो है वो आज की डेट में अलग किया जा रहा है, और इंडिया को नहीं किया जा रहा है, इट इज द सिचुएशन जो ऐसी बन गई है कि ऑटोमेटिकली इंडिया जो है वो अलग हो रही है। तो इंडिया को जो है वो क्या करना पड़ेगा कि इंडिया जो है वो उस ब्लॉक से अलग ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इस क्षेत्र में हमें सर्वाइव करना है, एंड वी नीड, ऑब्वियसली कई बार ऐसा होगा कि आप लोगों को पसंद ना करें, बट फिर भी आपको उनके साथ रहना पड़ता है, होता है। तो उसके लिए जो है वो आपको अपने इंटरेस्ट को सोचो, लोग को मत सोचो, इंटरेस्ट को सोचो। जहां आप लोग को सोचोगे आप डाउनफॉल पे चले जाओगे। आपको जो चीज चाहिए उसको सोचो। हो सकता है कि आपके क्लास रूम में या फिर आपका कोई रूममेट है, या घर परिवार में कोई ऐसे लोग हैं जिनको हो सकता है कि आप पसंद ना कर रहे हो, बट फिर भी आपको उन्हें झेलना पड़ रहा है। मत सोचो ये सब बातें, लोग को मत सोचो, इंटरेस्ट को सोचो। अगर आपका इंटरेस्ट है, उसको आपको अचीव करना है, तो झेल लो, क्या दिक्कत है। आपका इंटरेस्ट बड़ा है कि वो लोग बड़ा है, वो आपको डिसाइड करना है। क्लियर। और ऊर्जा संकट की बड़ी दिक्कत है आज की डेट में। यूरोप को यह चिंता सता रही है कि किसी भी संघर्ष की स्थिति में रशिया यूरोप के लिए गैस और तेल की आपूर्ति को बंद कर देगा। रशिया बोल देगा कि हम तुम्हें गैस नहीं दे रहे, हम तुम्हें ऑयल सप्लाई नहीं करेंगे, और इसके कारण क्या होगा कि एनर्जी के प्राइसेस जो है वो अपलिफ्ट हो जाएंगे, ऑयल प्राइसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। और पहले से ही काफी ज्यादा टेंशन हम लोग को प्राइस के मामले में देखने को मिल रही है, और पिछले एक महीने में तेल की कीमतों में 14% तक वृद्धि हुई है, बढ़ गई है तेल की कीमतें। और विश्लेषकों का कहना है कि अगर स्थिति का समाधान नहीं हुआ तो इसकी कीमतें $125 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है, जो कि आज की रेट में $90 के आसपास हम लोग को अभी देखने को मिली है, राइट। तो ये चीज जो है वो बताई जा रही है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक।
उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। गाइस, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, इस्लामिक सहयोग संगठन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से जो है वो सुनिएगा। ये टॉपिक अभी न्यूज में क्यों आया है ये मैं आपको थोड़ी देर से बताऊंगा, पहले ओआईसी क्या है इसको समझिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका गठन 1969 में हुआ था। इसके टोटल 57 मेंबर्स हैं और यूनाइटेड नेशंस के बाद दूसरी सबसे ज्यादा मेंबर्स वाली बॉडी ओआईसी है, 57 मेंबर के साथ। आप मुझे बताएं यूनाइटेड नेशंस के टोटल कितने मेंबर हैं नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। और ये जो ओआईसी है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसका कहना यह है कि इट इज द कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। ये एक मुस्लिम विश्व की सामूहिक आवाज है, ये खुद कहती है। एंड ये कार्य करती है टू सेफगार्ड एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड इन द स्पिरिट ऑफ प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी। इसका उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना और साथ ही दुनिया के मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा करना और संरक्षण हेतु कार्य करना। तो ये जो है वो इसके ऑब्जेक्टिव, इसके उद्देश्य में आता है। ओआईसी परमानेंट डेलीगेशन है यूनाइटेड नेशन और यूरोपियन यूनियन की, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ और यूरोपीय संघ में ओआईसी की स्थायी प्रतिनिधि मंडल है, राइट। मतलब कि कुल मिलाकर कि यूनाइटेड नेशन की अगर मीटिंग चल रही है या यूरोपियन यूनियन की मीटिंग हो रही है तो ओआईसी एज ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर रिप्रेजेंट भी करती है, राइट। एंड इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट हम लोग को सऊदी अरेबिया जेड्डा में देखने को मिलता है। एंड इंडिया के लिए इसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो अभी ओआईसी और इंडिया के बीच ऊर्जा यानी कि एनर्जी से रिलेटेड और इकोनॉमिक्स आर्थिक से रिलेटेड डेवलपमेंट जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो इसलिए इंडिया के लिए ओआईसी जो है वो काफी मतलब इंपॉर्टेंट हम लोग को देखने को मिल रही है आज की डेट में, एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें सिनेरियो की। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, इसके पूरे जितने भी फैक्चुअल पॉइंट्स हैं ये आपको क्लियर हो गए हैं, राइट। हम लोग जो अभी न्यूज आई है इस पर हम फोकस करेंगे अभी, राइट। तो न्यूज में हम लोग को ये चीज देखने को मिली है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत ध्यान सुनना, कि भारत ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन द्वारा दिए गए अभिप्रेरित और भ्रामक बयान, मोटिवेटेड और मिसलीडिंग स्टेटमेंट की निंदा की है। ओआईसी ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट कर दिए हैं जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या कहा है ओआईसी ने, तो ओआईसी ने अपने बयान में कथित रूप से भारत में मुसलमानों पर लगातार होने वाले हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की थी और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आवश्यक उपाय करने की मांग की थी। तो ओआईसी जो है वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है कि इंडिया के अंदर मुस्लिम जो है उनको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा, उनका अत्याचार हो रहा है, मुस्लिम्स इंडिया में परेशान है। तो पूरा मुद्दा जो है वो क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, इस्लामिक सहयोग संगठन, इसने उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार में हिंदुत्व समर्थकों द्वारा सार्वजनिक रूप से मुसलमानों का नरसंहार करने के लिए किए जाने वाले आह्वान और सोशल मीडिया साइटों पर मुस्लिम महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाओं के साथ साथ कर्नाटक राज्य में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है। और इस पर इंडिया ने जो है वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है, तो इंडिया ने ये चीज कही है, यानी कि इस्लामिक सहयोग संगठन के बयान पर भारत ने प्रतिक्रिया देते हुए, रिस्पॉन्स करते हुए कहा है कि भारत में सभी मुद्दों पर हमारे संवैधानिक ढांचे और तंत्र के साथ साथ लोकतांत्रिक लोकाचार और राजनीति के अनुसार विचार एवं समाधान किया जाता है। ये चीज आपको सीखनी चाहिए। यू गाइस आर अपकमिंग ब्यूरोक्रेट्स। कभी भी अगर आपके ऊपर कोई कमेंट करे ना तो उनको ऑफिशियल चीजें चिपकाओ, उनके साथ बहस मत करो। आपको कभी किसी के साथ बहस, आज की डेट में तो आपको किसी से बात नहीं करनी है, आपको सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान देना है। मैं ये बात कह रहा हूं, जब आप अगर बाई चांस चलो मौका पड़ भी जाता है अभी भी बात करने का, तो कॉन्फ्लिक्ट में मत पड़ो, उनको फैक्चुअल चीज दिखा दो। अब ये उन्होंने ये चीज बात कही, अब हम उनसे बहस करें और फिर क्या होगा, बहस करके हम अपना टाइम खराब करेंगे बेजरूर, उस टाइम को हम प्रोडक्टिव चीज में लगाएंगे ना। तो देखिए इंडिया ने जो है वो क्या कहा इस मुद्दे पर, इंडिया ने ये कहा कि हमारे यहाँ जो भी मुद्दा होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क और मैकेनिज्म के तहत डील किया जाता है। साथ ही साथ डेमोक्रेटिक एथोस और पॉलिटी के ऊपर आधारित मुद्दे डील होते हैं हमारी कंट्री के अंदर, राइट। हमारी कंट्री के अंदर मुद्दे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग डील
किए जाते हैं, तो इसलिए इस प्रकार का आरोप जो है वो ना लगाए। चुप, ऐसा बोल के इंडिया शांत हो गई, चुप हो गई। तो इसलिए भी कोई भी अगर आपको बोले ना, तुम यार तुम तो बन ही नहीं पाओगे आईएएस, तुम क्या प्रिपरेशन कर रहे हो, फालतू अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, उनको बोल दो कि हाँ यार तुम सही कह रहे हो, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं, चुप हो जाओ, उसकी हाँ में हाँ मिला लो। कोई तुम्हें बोले पागल हो, तुम बोल दो कि हाँ मैं पागल हूं, नाचने लगो उसके सामने, जीप जीप चढ़ाने लगो, आंख वाँख दिखाने लगो, आंख वाँख मारने लगो, जब भी वो आए तो काला टीका लगा के घर से बाहर निकल के घूमने लगो। क्या दिक्कत है, मजे लो यार, एंजॉय करो, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा करोगे तो अपना खून जलेगा, गुस्सा नहीं करना, एंजॉय करना है। तो इस प्रकार की टिप्पणियों पर चिंता क्या है? तो इस्लामिक सहयोग संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन द्वारा भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी किए जाने की यह पहली घटना नहीं है। पहले भी ओआईसी ने इस प्रकार से कमेंट किया इंडिया के ऊपर। ओआईसी ने 76th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के दौरान भी जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा यानी कि स्पेशल स्टेटस देने वाले आर्टिकल 370 को खत्म करने के फैसले को वापस लेने के लिए भी भारत से कहा था। तो पहले भी ओआईसी ने जो है वो हरकत पट की थी। ओआईसी ने पहले भी जो है वो इंडिया के ऊपर कमेंट किया था। अगेन फिर से ये कमेंट हमें देखने को मिला है। राइट, क्लियर होगी पूरी बात है। गाइस, मॉब लिंचिंग का मतलब पता है आपको? कि भीड़ द्वारा किसी की हत्या कर दी गई। और आपको पता है कि भीड़ को कभी कोई सजा नहीं होती है। तो हमारी कंट्री के अंदर मॉब लिंचिंग की केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहा है। इसको लेकर एक कानून बनाने की काफी ज्यादा आवश्यकता है। इसको लेकर एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल सामने आया है, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी 18 दिसंबर को सिख संगत यानी कि सिख धर्म के भक्तों द्वारा अमृतसर के श्री हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा यानी कि जो गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में है, यहाँ पे सिख धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का अनादर करने का कथित रूप से प्रयास करने पर एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, यानी कि मॉब लिंचिंग हो गई। रिपोर्ट के अनुसार हत्या करने वाले ग्रुप यानी कि समूह का आरोप है कि वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को अपवित्र करने की कोशिश कर रहा था। और गाइस, बताया जा रहा है कि ये पहली बार ऐसा नहीं है कि सिख धर्म में जो पवित्र पुस्तक हमें देखने को मिल रही है, इसके संबंध में किसी की हत्या हुई हो। हाल ही के दिनों में इस तरह की मॉब लिंचिंग की घटनाएं बहुत सारी हो चुकी हैं। फिर भी लोगों द्वारा कानून को अपने हाथों में लेने और पवित्र पुस्तक का अनादर करने के आरोप में लिंचिंग करने के बारे में किसी भी राजनीतिक नेता या पुलिस ने एक शब्द भी नहीं कहा है। मतलब कि किसी ने भी इस पर स्ट्रेस नहीं डाला है कि मॉब लिंचिंग इंडिया से एंड होनी चाहिए, क्योंकि मॉब लिंचिंग के केसेस बहुत सारे हैं। एक मैं यानी कि इस टॉपिक से थोड़ा सा हटकर एक चीज मैं आपको बताता हूं, एक घटना आपको बताता हूं। आपको खुद हैरान होगा कि किस तरीके की घटनाएं जो है वो हो रही है। ये आज से 2-3 साल पुरानी बात है। एक्चुअली हुआ ये था कि आपस में आपको पता होगा दोस्ती लोग मस्ती करते हैं। कॉलेज वगैरह के किड जो होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, मस्ती करते हैं। आपके भी आसपास कोई दोस्त होंगे, तो इस प्रकार की मस्ती चलती रहती है। इन्होंने क्या किया कि मस्ती के तौर पर एक लड़के की फोटो, अपने ग्रुप के एक लड़के की फोटो जो है वो डाली और नीचे व्हाट्सएप पर लिख दिया कि इससे सावधान रहे, ये बच्चे पकड़ने वाला लड़का है। राइट, इससे सभी लोग सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए, जहां दिखाई दे अपने नजदीकी पुलिस थाने में इसकी रिपोर्ट करें या सूचित करें नजदीकी पुलिस थाने में। तो ऐसे करके एक व्यक्ति ने मैसेज बना दिया, अपने ग्रुप पर डाल दिया। अब वो मैसेज वायरल हो गया। अब भाई साहब, वो जो व्यक्ति था जिसकी वो फोटो थी, ये गांव से गुजरा। अब गांव के लोगों ने इसको पहचान लिया व्हाट्सएप पर इसकी तस्वीर देखकर। उस बच्चे को, मुश्किल से कॉलेज का बच्चा था, उस बच्चे को गांव वालों ने पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। उसका आरोप भी नहीं था। एक यहां पर 2 केसेस सामने आ गए। एक तो मॉब लिंचिंग का केस, दूसरा केस कौन सा है? दूसरा केस है फेक न्यूज का या फेक मीडिया का, इस प्रकार की फेक आर्टिकल्स का। तो ये ऐसे 2 केसेस सामने हैं। तो हमारी कंट्री में दोनों ही बहुत ज्यादा मात्रा में, फेक न्यूज भी बहुत तेजी से स्प्रेड होती है और इस प्रकार की जो घटना है मॉब लिंचिंग की, ये भी बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलती है। तो इस पर रोक लगाने की सख्त आवश्यकता है। इस पर एक कानून, कठोर कानून बनाने की सख्त आवश्यकता है और वही इस आर्टिकल के तहत हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो मॉब लिंचिंग की अभी रीसेंट जो घटनाएं हैं, रीसेंट इंसिडेंट्स जो हमें देखने को मिले, इस पर अगर हम लोग थोड़ा गौर फरमाएं और तो पिछले महीने आसाम में एक 23 वर्ष के छात्र नेता की भीड़ ने कथित तौर पर हत्या कर दी। अक्टूबर के महीने में एक व्यक्ति की कथित रूप से पीट पीट कर हत्या कर दी गई, उसके अंगों को काट दिया गया और 3 कृषि कानून के खिलाफ किसानों के विरोध स्थल सिंधु बॉर्डर पर उसे मरने के लिए छोड़ दिया। यार लोग, मतलब एक व्यक्ति को काट कर लटका दिया था यार।
पुलिस बैरिकेड में। आप सोचिए, आपको पता होगा, शायद आप में से काफी सारे लोगों ने इस न्यूज पर गौर किया होगा। ये कुछ समय पहले की न्यूज थी, जिस समय किसान आंदोलन हम लोग को चल रहा था, किसान जो है वो बैठे हुए थे, धरने पर बैठे हुए थे। तो वहां पर पुलिस बैरिकेड पर एक व्यक्ति की जो पूरे यानी कि चीथड़े कर दिए उस व्यक्ति के, उसके हाथ पैर काट के लटका दिए। अब देखो इस प्रकार की क्रूएल्टी, ये तो हत्या भी नहीं कहेंगे आप, इसको तो क्रूएल्टी कहेंगे, इस प्रकार की चीज को, इस प्रकार की घटना को, कि किस तरीके से एक व्यक्ति के हाथ पैर काट के लटका दिया। यार ये तो इंसानियत के नाम पर धब्बे वाली चीज है। अगस्त महीने में इंदौर में एक चूड़ी विक्रेता को कथित तौर पर अपनी पहचान छिपाने पर भीड़ ने पीटा था। यह व्यक्ति किसी तरह जीवित बच गया और बाद में उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, यानी कि जुडिशियल कस्टडी में उसको व्यक्ति को भेज दिया गया उसकी जान बचाने के लिए। और इस साल मई में गुरुग्राम के एक 25 वर्षीय व्यक्ति दवा खरीदने के लिए बाहर गया था। उसी दौरान कथित तौर पर उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। देखिए इस प्रकार की घटनाएं कितनी ज्यादा हमें देखने को मिल रही है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि लिंचिंग क्या है, लिंचिंग का तात्पर्य क्या है, क्या होता है ये लिंचिंग, तो देखिए धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, खान पान, यौन अभिरुचि यानी कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन, राजनीतिक संबंधता, पॉलिटिकल एफिलिएशन, जातीय अथवा किसी अन्य संबंध आधार पर भीड़ द्वारा नियोजित अथवा तत्कालिक हिंसा या हिंसा भड़काने वाले कृत्यों आदि को मॉब लिंचिंग कहा जाता है। मतलब कि मॉब लिंचिंग का सिंपल सॉर्टेड तरीके से मतलब है कि भीड़ ने मिलकर किसी व्यक्ति की हत्या कर दी या उसको मारने की कोशिश करी, प्रयास किया, तो इट इज कॉल्ड मॉब लिंचिंग। इसमें अनियंत्रित भीड़ द्वारा किसी दोषी को उसके किए अपराध के लिए या कभी कभी मात्र अफवाहों के आधार पर ही बिना अपराध किए भी तत्काल सजा दी जाए अथवा उसे पीट पीट कर मार डाला जाए, तो ऐसी चीज को हम लोग मॉब लिंचिंग कहते हैं। बात समझे आप? मतलब फेक न्यूज पर भी मॉब लिंचिंग का केस सामने आ जाता है। देखिए मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले एक स्टोरी बताई थी वो बच्चे की, जिसके दोस्तों ने मजाक के तौर पर बस उसका व्हाट्सएप पर फोटो डाली और देखिए उसके साथ क्या घटना हो गई। तो इसलिए कहते हैं कभी कभी मजाक जो होता है ना वो कई बार भारी पड़ जाता है। एक मजाक के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई, सोचिए आप, सोचने वाली बात है ये सब। एंड किस प्रकार से ये केसेस जो है वो हैंडल किए जाते हैं, यानी कि जो ऐसे मॉब लिंचिंग के केसेस होते हैं, तो अभी हमारे पास भारतीय दंड विधान संहिता जो है, इंडियन पीनल कोड जो हम लोग को देखने को मिलती है, आईपीसी, इसके तहत इस प्रकार की घटनाओं के लिए कोई अलग परिभाषा नहीं है। लिंचिंग की घटनाओं से आईपीसी की धारा 300 और 302 के तहत निपटा जाता है। तो बता सकते हैं आप मुझे कि धारा 302 और 300 धारा जो है वो किससे एसोसिएटेड है? तो धारा 302 के तहत जो कोई भी किसी व्यक्ति की हत्या करता है तो उसे मृत्यु दंड या आजीवन कारावास यानी कि लाइफ टाइम इंप्रिजमेंट और साथ ही आर्थिक दंड से दंडित किया जाता है, यानी कि उसको कुछ मॉनिटरी फाइन वगैरह भी जो है वो भरना पड़ता है, राइट। और हत्या करना एक गैर जमानती, संज्ञेय और गैर क्षमनीय अपराध है। कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस ही हम लोग को देखने को मिलता है हत्या करना। ये बात आप सभी लोग जानते हैं। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ गाइडलाइंस है इससे रिलेटेड कि लिंचिंग के लिए एक अलग अपराध होना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया, यह भी कहा कि जो ट्रायल कोर्ट्स होती हैं उसको आमतौर पर भीड़ की हिंसा के मामले में एक कठोर उदाहरण स्थापित करने के लिए आरोपी व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने पर अधिकतम सजा देनी चाहिए। यानी कि जो ट्रायल कोर्ट्स हैं, अगर इस प्रकार की घटना ट्रायल कोर्ट के सामने आती है तो जो दोषी है तो उसको ट्रायल कोर्ट जो है वो कड़ी से कड़ी सजा सुनाए और एक एग्जाम्पल सेट करे, राइट, कि इस प्रकार की घटना देश में दूसरी फिर से ना दोहराए। और राज्य सरकारों को भीड़ की हिंसा और लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के उपाय करने के लिए प्रत्येक जिले में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को नामित करना चाहिए, यानी कि एक सीनियर पुलिस ऑफिसर होने चाहिए जो मॉब लिंचिंग के केसेस को हैंडल करें। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस प्रकार के ऑफिसर अलग से जो है वो अपॉइंट करने की आवश्यकता के बारे में जो है वो स्ट्रेस डाला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। इवन राज्य सरकारों को उन जिलों, उपमंडलों और गांव की पहचान करने की जरूरत है जहां हाल ही के दिनों में लिंचिंग और भीड़ की हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। नोडल अधिकारी लिंचिंग और भीड़ हिंसा से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए रणनीति तैयार करने के लिए किसी भी अंतर जिला समन्वय यानी कि इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन मुद्दों के बारे में डीजीपी के ध्यान में लाएंगे। मतलब कि जो भी ऑफिसर मॉब लिंचिंग के केसेस को हैंडल कर रहा है, तुरंत, जैसे कि एक घटना हुई मॉब लिंचिंग की,
ऑफिसर ने देखा कि यार ये घटना हो रही है मॉब लिंचिंग की, तुरंत ऑफिसर डीजीपी को रिपोर्ट करे अपने, राइट। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है, यानी कि सीनियर मोस्ट ऑफिसर को तुरंत जो है वो उसको रिपोर्ट करना है। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। और जैसे ही पुलिस अधिकारी भीड़ को देखते हैं कि अरे भीड़ जो है वो हिंसा करने के लिए रेडी हो रही है, राइट, तो तुरंत उस पुलिस अधिकारी का कार्य होगा तुरंत के तुरंत ऐसी भीड़ को तितर बितर करे हटाए। और मॉब लिंचिंग के गंभीर परिणामों के बारे में केंद्र और राज्य सरकारें रेडियो, टेलीविजन और अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित करें। मतलब कि सभी लोगों को जो है वो आगाह किया जाए, इस मॉब लिंचिंग के केसेस के बारे में बताया जाए, जिससे कि लोगों के बीच में भी अवेयरनेस हो, पता लगे, लोग खुद भी अपने आप को सुरक्षित करें और मॉब लिंचिंग की घटनाएं जो हैं उनको रोकने का भी प्रयास करें। क्योंकि होता यही है, अगर पब्लिक जैसे भीड़ है, अब भीड़ एकदम से गुस्सा हो रही है, उस बीच अगर आप समझिएगा कुछ समझदार लोग अगर कॉम्प्रोमाइज कराने के लिए खड़े होकर अपनी आवाज उठाते कि नहीं नहीं शांत हो जाइए आप, चलो इसको थाने में भेजेंगे हम, मतलब उसको व्यक्ति को, दोषी को मारने की जगह कि भीड़ उस पर अपना घर क्योंकि होता है कई बार, अब जैसे देख रहे हैं कि किसी ने चोरी करी, पकड़ा गया चोर, ठीक है, अब पब्लिक ने मारना शुरू किया। लोग, भैया मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, लोग रुक रुक के मारते हैं। अब लोग जा रहे हैं, घर से लड़के जा रहे हैं, घर परिवार से अपने लड़की जा रही है, ऑफिस के अंदर उनको बॉस ने चिल्ला दिया, पूरा गुस्सा उस व्यक्ति के ऊपर निकालते हैं लोग। उनको तो बस मौका चाहिए लोगों को कि किसी को पीटने का, किसी को गाली बकने का। ये लोगों के यहाँ, लोगों के जहन में है ये वाली चीज। आप लोग सभी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, यू गाइस आर इंटेलिजेंट, यू गाइस आर एथिकली वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं आप लोग, ब्यूरोक्रेट ऑफिसर लाइक पर्सनालिटी आपके अंदर, इसलिए आपकी ये ऐसी सोच नहीं है। बट मैंने देखा है लोगों को, लोग को बस मौका चाहिए गाली। और इवन शायद आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बताएं नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि इस प्रकार की चीज, लोग तो मौका ढूंढते हैं यार, कि उनको तो बस पीटने के लिए बस मौका चाहिए, कोई मिल जाए पीटने के लिए, बस लोगों को मौका चाहिए। और ऐसे केसेस में ये छोटे से जो मौका होता है ना, ये किसी की जान ले लेता है। अब भीड़ को तो जेल में डाला नहीं जा सकता है ना, भीड़ को तो सजा नहीं होती, बस यही चीज है, मारा पीटा, मर गया, सामने निकल ली भीड़, गायब सबके सब। और राज्य पुलिस द्वारा किए गए उपायों के बावजूद यदि स्थानीय पुलिस के ध्यान में यह आता है कि लिंचिंग या भीड़ की हिंसा की घटना हुई है, तो अधिकार क्षेत्र का पुलिस स्टेशन तुरंत एफआईआर दर्ज करेगा। पहली बात तो जैसी वायरलेस पे किया एक पुलिस वाले ने कि ये फलाना क्षेत्र पर जो है ये मॉब लिंचिंग की घटना हो रही है, भीड़ जो है वो एकदम से आक्रोश में आकर एक व्यक्ति को मार रही है, इस प्रकार की जैसी वो हुई रेडियो पर, मतलब पुलिस के जो रेडियो होता है वायरलेस, उस पर जैसी ये न्यूज गई, डीजीपी तक न्यूज पहुंची, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस दौरान पूरे आसपास के एरिया पे तुरंत जो है वो न्यूज पहुंचाई जाए कि किस क्षेत्र पे हो रही है, और जिस क्षेत्र पे ये घटना हुई उस क्षेत्र का जो पुलिस थाना है वो तुरंत जो है वो एफआईआर दर्ज करे उस घटना से रिलेटेड, है ना, और तुरंत कार्रवाई पे जो है वो निकल पड़े। और राज्य सरकारें सीआरपीसी की धारा 357A के प्रावधानों के आलोक में लिंचिंग या भीड़ हिंसा पीड़ित मुआवजा योजना तैयार करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह तक बोला है कि भैया आप विक्टिम कंपनसेशन स्कीम तैयार करें कि जो विक्टिम है, यानी कि जो लोग इस घटना में जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है, राइट, तो या फिर जिन लोग को गंभीर चोट पहुंची है तो उनका इलाज कराएं, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है तो उनके परिजन को जो है वो कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाए। क्योंकि आपको नहीं पता, हो सकता है कि जिसकी जान चली गई वो एक लौता अपने परिवार में कमाने वाला हो, फिर क्या होगा उसके परिवार का, है ना। तो ये चीज है, तो इसलिए विक्टिम कंपनसेशन स्कीम लाने की बात करी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। यदि कोई पुलिस अधिकारी या जिला प्रशासन का कोई अधिकारी अपने कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहता है तो इसे जानबूझकर लापरवाही का कार्य माना जाएगा। इवन ये तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस चीज को इतना स्ट्रिक्ट बनाओ कि अगर कोई पुलिस अधिकारी है वो इस मामले को डील कर रहा है, अगर वो नहीं रोक पाया भीड़ को, राइट, कोई पुलिस अधिकारी, तो ये माना जाएगा कि उसने सही तरीके से अपना कार्य नहीं किया, अपनी जॉब सही तरीके से नहीं करी, और उस अधिकारी को हो सकता है कि सस्पेंड कर दिया जाएगा या फिर उस अधिकारी को इसका जो है वो झेलना पड़ेगा। मतलब ये कमेटी के सामने जो है वो उसको ये कबूलना पड़ेगा कि उसके कारण यानी कि ये मॉब लिंचिंग जो है वो हुई है। तो इस प्रकार की चीज, तो कुल मिलाकर ऑफिसर को आप जो है वो बना रहे हो, मतलब घेरे में ला रहे हो कि अगर ऑफिसर कंट्रोल नहीं कर पाया तो ये फिर ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ऑफिसर को पूरा जिम्मा जो है वो अपने सर पे लेना पड़ेगा इस मॉब लिंचिंग का। तो इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि ऑफिसर और स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। मतलब जैसे ही कोई ऑफिसर देख, कई बार होता है ना कि मतलब जैसे कि कुछ लोग हैं, आप लोग की बात नहीं कर रहे, आप आने वाले समय के सीनियर ऑफिसर्स बनने वाले हो, यू गाइस की बात नहीं हो रही। कुछ ऐसे ऑफिसर्स होते हैं, आपको भी पता है ये बात सच है, कि जो बोलते हैं कि अरे हमें क्या करना, कौन पड़ेगा चक्कर में, छोड़ो, फालतू रिपोर्ट करनी पड़ेगी, पूरा वो बनाना पड़ेगा, चार्जशीट वगैरह
रिपोर्ट करके बतानी पड़ेगी कि घटना स्थल में क्या हुआ, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, तो लोग ये सब चीजों से हट जाते हैं, सोचते छोड़ो भाड़ जाए तो क्या करना। बट पुलिस अधिकारी को जब रिस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा, वो भी पुलिस अधिकारी उस क्षेत्र में है और उस क्षेत्र में ये घटना हो गई, अगर वो उस घटना को कंट्रोल करने में विफल रहा तो उसके खिलाफ फिर कार्रवाई होगी भैया। तो इससे पुलिस भी जो होगी वो अकाउंटेबल बन जाएगी। तो ये वाली भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो जीएस पेपर 4 पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट, ये वाली चीज। और ये टॉपिक तो पेपर 2, पेपर 4, इवन पेपर 1 में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, अलग टाइप से, अलग तरीके से, है ना। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। चलिए एनीवेज, पेपर 1 में जैसे आपके पास डाउट आएगा कि सर पेपर 1 में तो समझ में नहीं आया कि किस तरीके से हम लोग करेंगे, तो मैं आपको सिंपल सी चीज समझा देता हूँ। देखो होता क्या है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल पेपर 1 में आपके पास एक कोई टॉपिक हिस्ट्री से एसोसिएटेड कुछ टॉपिक आ रहा है, राइट। जैसे कि हिस्टोरिकल, जैसे कि लेट्स से कि अगर हम बात करें जैसे कि धर्म से रिलेटेड कुछ टॉपिक आ गया, राइट, हिस्टोरिकली, क्योंकि रिलीजन से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर हिस्ट्री वगैरह में हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। तो आप वे फॉरवर्ड में मेंशन करेंगे, यानी कि लास्ट में जब अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे तो आप यही चीज लिखेंगे कि कई बार धर्म के आधार पर भी दंगे हो जाते हैं और मॉब लिंचिंग के केसेस जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और हालियों की कुछ घटनाओं के बारे में आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि अभी गुरु ग्रंथ साहिब का हमने घटना जो है वो देखी, राइट। तो आरोपी को पुलिस में दाखिल करना चाहिए। अगर भीड़ ने उसको पकड़ भी लिया है तो उस भीड़ को ही समझना चाहिए कि नहीं, इसे हमें मारना नहीं है, राइट। उसको उठा के पुलिस को जो है वो सौंपे जिंदा। पता लगा आपने मार दिया, अधमरा कर दिया, राइट। वो पुलिस के सामने वो बयान ही नहीं दे पा रहा, पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा कि भाई इससे बयान ले क्या करें, राइट। तो फिर वो दिक्कत वाली कहानी है ना। तो फिर उसको आपको पकड़ो, आप पकड़ने के बाद भागने की कोशिश करें तो होता है, ये बात नॉर्मल सी बात है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है। भागने की कोशिश करेगा तो 3-4 उसमें चपेट लग जाए कि वो भागे ना, जिससे कि वो अपने आप को सरेंडर करे। जहां उसने अपने आप को सरेंडर किया वहां उसको बिठाओ गाड़ी में आराम से, उसको पहुंचाओ पुलिस थाने। तो ये कायदा होता है, राइट, उसको मारने की जगह। क्योंकि भीड़ को भी नहीं पता ना, भीड़ में मौजूद लोगों को भी नहीं पता कि वो वाकई में आरोपी है या नहीं है। पता लगे वो बेचारा तो चोर को पकड़ने के लिए पीछे भागा था, लोगों को लगा यही चोर है और उसने उसी को पकड़ लिया, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। फिर वो पुलिस का काम है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है भाई, वो इन्वेस्टिगेट करेगी पूरे मामले को। बात समझ रहे हो आप लोग। तो ये चीज, तो आज की डेट में क्या चीज करनी चाहिए, तो प्रत्येक बार ऑनर किलिंग, घृणा अपराधों, डायन हत्या और मॉब लिंचिंग की घटनाओं के होने पर इन अपराधों से निपटने के लिए विशेष कानून की मांग उठाई जाती है। लेकिन फैक्ट ये है, तथ्य ये है कि ये अपराध हत्याओं के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए आईपीसी और सीआरपीसी के तहत जो मौजूदा प्रावधान ऐसे अपराधों से निपटने के लिए जो बनाए गए हैं वो पर्याप्त है। मतलब कह रहे हैं कि आपको इससे हटकर भी कुछ कानून बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास दंड देने के कानून है। क्योंकि अगर भीड़ द्वारा मृत्यु हो रही है तो मृत्यु करने पर तो सजा जो मिलनी चाहिए वो तो है ही ना हमारे पास, आईपीसी की 302, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया, राइट। तो ये चीज है। और साथ ही साथ ये कहा गया कि पूनावाला मामले में निर्धारित दिशा निर्देशों, यानी कि जो गाइडलाइंस जो बनाई गई थी पूनावाला मामले में, तो इसी के साथ हम मॉब लिंचिंग से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम है। तो ऑलरेडी हमारे पास जो आईपीसी सीआरपीसी में जो धाराएं हैं ये हो गई, और साथ ही साथ जो गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की ये हो गई। तो ये पूरी चीज कह रहे हैं कि मॉब लिंचिंग से निपटने के लिए पर्याप्त है, अगर इसको आप इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करते हो तो। और इन अपराधों से निपटने के लिए मौजूदा कानूनों और प्रवर्तन एजेंसी, मतलब कि जो इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है, इनको अधिक जवाबदेही बनाने की आवश्यकता है। मेन फोकस ये रखना है कि हमारी जो पहली बात तो जो ऑलरेडी कानून है उसको आप इफेक्टिव बनाओ, लागू करो प्रॉपर तरीके से, और जो हमारे अधिकारी हैं उनको अकाउंटेबल बनाओ कि यार वो जो है वो तरीके से जो है वो मामले की जांच करें, तरीके से मामले को रोकने पर प्रयास करें, राइट। अगर वो देख रहे हैं कि कहीं पर घटना हो रही है तो उसको तुरंत प्रयास करें उसको रोकने के ऊपर। साथ ही साथ कुछ राज्यों ने जो है वो इसके रिगार्ड में कुछ अटेम्प्ट्स भी किए, प्रयास भी किए। जैसे कि मणिपुर सरकार की बात करें तो मणिपुर सरकार पहली सरकार थी जो कि बिल लेकर आई थी मॉब लिंचिंग के अगेंस्ट 2018 में। फिर राजस्थान सरकार भी बिल लेकर आई अगस्त 2019 में। फिर वेस्ट बंगाल सरकार भी एक बहुत कड़ा कानून जो है वो लेकर आई मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए। तो ये सब कुछ चीजें हैं मॉब लिंचिंग से एसोसिएटेड, जिसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। और जो चीज अभी हमने कवर करी है वो मोर देन सफिशिएंट है। मॉब लिंचिंग का कोई टॉपिक आता है तो इतनी चीज आप मेंशन कर देंगे तो आपका आंसर बहुत अच्छा बन जाएगा, ठीक है। तो ये था गाइस पूरा टॉपिक। तो मॉब लिंचिंग के बारे में आपको चीजें जो है वो ऑलरेडी क्लियर है कि मॉब लिंचिंग वगैरह जो है वो क्या होती है, राइट। इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप हो चुकी है। तो आपको बता देगा इसकी पिछले 4 वर्षों में कम से कम 4 राज्यों द्वारा मॉब लिंचिंग के खिलाफ पारित विधेयकों को अभी तक लागू नहीं किया गया। 4 साल से कम 4 राज्य हम लोग को देखने को मिल रहे हैं
जो कि बिल लेकर आए थे मॉब लिंचिंग के अगेंस्ट, और जो बिल पास भी हुए, बट इन बिल को अभी तक यूनियन गवर्नमेंट ने जो है वो इंप्लीमेंट नहीं किया, क्योंकि केंद्र सरकार का मानना है कि आईपीसी इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता के तहत लिंचिंग को अपराध के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है। यूनियन गवर्नमेंट कहती है कि अभी तक आईपीसी के अंडर लिंचिंग, मॉब लिंचिंग जो है वह कोई क्राइम नहीं है, मतलब कोई डिफाइंड क्राइम नहीं है। तो ऑब्वियस बात है, अगर नहीं है तो यार उसको क्राइम अमेंड करो और क्राइम की डेफिनेशन डालो, मॉब लिंचिंग की डेफिनेशन डालो, इसमें इतनी देरी क्या है। और मॉब लिंचिंग आपको पता ही है कि कितनी गंभीर क्राइम है, लोगों की मौतें हो जाती हैं, आप जानते हैं इसके बारे में पूरी केस स्टडी जो है आपने कवर करी है अभी। सो मॉब लिंचिंग के खिलाफ विधेयक पारित करने वाले राज्यों में झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मणिपुर शामिल है। तो याद रखना, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मणिपुर और राजस्थान, इन 4 स्टेट्स ने अभी तक जो है वो पास कर दिए हैं बिल, जो कि मॉब लिंचिंग के अगेंस्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। और ये जो बिल जो है ये पास हो जा रहे हैं, बट इसमें देरी जो है वो क्यों हो रही है, तो 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इन्फॉर्म किया था लोकसभा को कि उसके पास जो है वो काफी सारी जो स्टेट लेजिस्लेचर जो हम लोग को देखने को मिलती है, राज्य विधानसभाएं जो हैं, तो वहां से उनके पास बिल रिसीव हो गए हैं, और बिल जो है वो गवर्नर ने अपने पास रिजर्व करके रख लिए हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। तो अब आपको टेक्निकली ये चीज तो पता है कि गवर्नर जो है वो किसका आदमी होता है सॉरी, मतलब किसका एजेंट होता है, या वो पोस्ट जो होती है वो मतलब किसको कौन कंट्रोल करता है। तो यू गाइस नो अबाउट इट, राइट, कि गवर्नर की पोस्ट को कौन कंट्रोल करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राइट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंट्रोल करते हैं, है कि नहीं। यू गाइस नो अबाउट इट। एंड ऑनरेबल प्रेसिडेंट की पोस्ट को कौन कंट्रोल करते हैं, अगेन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राइट, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। यस, यू गाइस नो अबाउट दिस थिंग, आपको ये चीज क्लियर है। ये 2 पोस्ट बस नाम की है, इनको पूरी तरह से डायरेक्शन दिया जाता है सीओएम के द्वारा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा। यू गाइस नो अबाउट इट। तो जब ऑनरेबल प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रखा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के ऑनरेबल प्रेसिडेंट कुछ कर ही नहीं सकते। तो क्लियर चीज जो है वो यही है कि रोक के रखा है मिनिस्ट्री ने, गृह मंत्रालय द्वारा राज्य द्वारा पारित विधेयकों को 3 आधारों पर रोक के रखा है और इसकी जांच करने के लिए रोका हुआ है। पहली चीज तो केंद्रीय कानूनों से असंगति, सेंट्रल लॉ से ये अलग है। राष्ट्रीय या केंद्रीय नीति से विचलन इनका हम लोग को देखने को मिलता है, सेंट्रल या फिर नेशनल जो पॉलिसीज वगैरह तो हम लोग को देखने को मिलती है, तो उससे डेविएट है, ये डेविएटेड है। और कानूनी एवं संवैधानिक वैधता इनकी, मतलब कोई लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी भी जो है वो इनकी नहीं है, इसकी इनको जांच करनी है। और ये चीज क्लियरली ऑलरेडी हमें पता लगी गई कि इन्होंने एक चीज तो उठाई दी है कि आईपीसी के अंदर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। अरे नहीं है तो डालो ना, जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके आगे बढ़ाओ, 4 साल रुकने की क्या जरूरत है। बट वही है, सरकारी काम अपना स्लो होता है। एंड यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, जब आप आगे जाएंगे, आप जब बैठेंगे सीट पर, पोजीशन पर जाएंगे, तो आप तेजी करेंगे इन सब कामों में। तो हमें जो प्रोसेस स्लो है, सरकारी प्रोसेस, जब लोग बोलते हैं ना अरे यार सरकार के कामकाज तो बिल्कुल स्लो है, तो हमें ये करना है कि आने वाली 2 जनरेशन के बाद वाली जनरेशन, क्योंकि लगभग अभी लग जाएगा, 1-2 जनरेशन तो टाइम लगेगा स्मूथ होने में, 2 जनरेशन के बाद वाली जनरेशन प्राइवेट सेक्टर पर काम करने की जगह इंडिया के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर पर काम करने के लिए जाए, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर को अपन को फास्ट बनाना है। ये आप किस में लिखेंगे, रिफॉर्म्स में लिखेंगे। तो ये सब चीजें जो मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ, यूज किया करो, लिख लिया करो कहीं पे। आप देखो कई ये सब ऐसी चीज है कि ऑब्वियस ही बात है कि आपको लगता है कि ये तो कॉमन चीज है, बट जब मेंस के आंसर लिखोगे ना बैठने, तो यही कॉमन चीजें याद नहीं आती है। तो इसलिए कहीं पर लिख लिया करो और उसको आंसर्स की प्रैक्टिस के दौरान यूज किया करो। क्लियर। डॉक्सिंग, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डॉक्सिंग जो है वो क्या है। डॉक्सिंग इज पब्लिशिंग एंड एनालाइजिंग अदर्स पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट। तो इंटरनेट पर किसी दूसरे व्यक्ति की पर्सनल इंफॉर्मेशन को पब्लिश कर देना और उसकी इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर देना, किस इंटेंशन से, कि उस व्यक्ति की रियल आइडेंटिटी रिवील हो जाए और साइबर अटैक्स का वो विक्टिम बन जाए और उसका हरासमेंट हो, इस पर्पज से। कुछ लोग होते हैं, कुछ हरकती होते हैं, कुछ लोगों के सीक्रेट्स को जो है वो लोग ओपन, ये मैं जनरल आम आम लोगों की अगर बात करूं, तो आपको पता है कि अ, एक बात और मेरी ध्यान में रखना कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको कुछ सीक्रेट बता रहा है किसी दूसरे व्यक्ति का, तो ये मान लेना वो जो व्यक्ति है उससे आपको दोस्ती नहीं रखनी है। क्योंकि प्रॉब्लम बताओ क्या होगी कि वो आज जो है आपको सीक्रेट बता रहा है किसी थर्ड पार्टी का, थर्ड पर्सन का, वो
आपके सीक्रेट्स भी किसी और को बता सकता है। तो ये चीज याद रखना, तो ऐसे लोगों से दूरी बना के रखो, राइट। तो होता क्या है डॉक्सिंग के अंदर, कि डॉक्सिंग के अंदर हमें देखने को मिलता है कि कुछ हैकर्स जो होते हैं, ये लोग जो है वो क्या करते हैं कि किसी व्यक्ति के पर्सनल डेटा को जो है वो पब्लिक कर देते हैं। पर्सनल डेटा को पब्लिक कर देते हैं, जिससे कि उस व्यक्ति की, होता है ना कि कुछ लोग जो होते हैं कि उनकी जो सर्फिंग वगैरह जो होती है, जो वेबसाइट पर वो जो सर्च करते हैं, सर्व करते हैं, यार आप किसी व्यक्ति की पर्सनल जो चीजें हैं, जैसे कि वो अमेज़न से कुछ चीजें जो है वो अपने लिए पर्सनली ऑर्डर कर रहा है, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई ज़ेड, क्या पता उसको कुछ रेड कलर की अंडरवियर पसंद हो, तो वो रेड कलर की अंडरवियर जो है वो ऑर्डर कर रहा है बंदा, और उसकी बेचारे की आपने जो है वो लीक कर दी ऑनलाइन कि ये देखो ये लाल कलर की वो पहनता है, राइट? तो वो शर्म के मारे बेचारा पानी-पानी हो जाएगा, राइट? मैं सिर्फ मजाक के तौर पर ये वाली चीज़ बता रहा हूँ, बट इससे गंदी और इससे घटिया चीज़ें या पर्सनल चीज़ें जो लोग कभी भी पब्लिक करना नहीं चाहते, वो सब चीज़ें लोगों की पब्लिक कर दी जाती है, और फिर वो जैसे कुछ फोटोज़ वगैरह होती है कि मोबाइल फ़ोन में लोग जो है वो कई बार अपने पार्टनर के साथ पर्सनल फोटोज़ वगैरह जो है वो क्लिक करते हैं, राइट? अब वो देखो, पर्सनल स्पेस में मैं तो हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि भाई जब आप पर्सनल स्पेस पे रहे तो टेक्नोलॉजी को दूर रखें, राइट? इन सब चीज़ों से प्यार मत करें, बट कुछ लोग हरकती होते हैं, राइट? तो वो जो है वो ये सब चीज़ें सोचते हैं कि मूवमेंट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, बस लग जाते हैं, उनकी लंका लग जाती है। तो यही होता है डॉक्सिंग के अंदर, कि लोगों की पर्सनल डेटा, पर्सनल आइडेंटिटी को लीक किया जाता है और उस डेटा को उस व्यक्ति के साथ लिंक कर दिया जाता है, जिससे कि सोसाइटी में उसकी बदनामी हो जाती है। तो हुआ ये है अभी, मीटा, आप लोग को पता है मीटा क्या है? आप व्हाट्सएप यूज़ करते होंगे तो मीटा आजकल लिखा हुआ आता है। क्या है ये मीटा? फेसबुक यूज़ करते होंगे तो आता होगा। तो फेसबुक की पेरेंट कंपनी, अभी इसने अपना नाम जो है वो चेंज कर लिया, आपको पता होगा। तो इसका जो एक ओवरसाइट बोर्ड हम लोग को देखने को मिलता है, निरीक्षण बोर्ड, तो इसने सजेस्ट किया फेसबुक और इंस्टाग्राम को कि वो स्ट्रिक्ट डॉक्सिंग रूल्स जो है वो तैयार करे, जिससे कि कोई किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को पब्लिक ना कर सके, राइट? तो ये चीजें सिंपल सी डॉक्सिंग से रिलेटेड जो थोड़ा ध्यान में रखना, मैं रिपीट कर देता हूं, डॉक्सिंग इज पब्लिशिंग एंड एनालाइजिंग अदर्स पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट with a malicious intent that can reveal the person's real identity, making them victim of harassment and cyber attack। हिंदी में भी ध्यान रखिए, दुर्भावनापूर्ण इरादे से इंटरनेट पर दूसरों की व्यक्तिगत जानकारी को प्रकाशित और विश्लेषण करना डॉक्सिंग कहलाता है। इस तरह के कार्य किसी व्यक्ति की वास्तविक पहचान को प्रकट कर सकते हैं और उन्हें उत्पीड़न और साइबर हमलों का शिकार बना सकते हैं। तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो चाइना लिंक्ड एप्स, चाइना से जुड़ी हुई जो एप्लीकेशंस हैं उनको सरकार ने बैन कर दिया है, और भी एप्लीकेशन को बैन किया है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीटी, इन्होंने 54 और एप्लीकेशंस को बैन कर दिया है, जो कि या तो चाइना में ओरिजिनेट हुई हैं या कहीं ना कहीं से उसका एप्लीकेशन का कनेक्शन चाइना के साथ है। ये ऐप जो बैन की गई है वो नेशनल सिक्योरिटी की सुरक्षा के आधार पर, राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे के आधार पर जो है वो की गई है बैन। और इस रिगार्ड में क्या प्रोविजन है, तो नई एप्लीकेशन को बैन किया है, जो सेक्शन 69 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का जो हमें देखने को मिलता है, उसके अंदर जो इमरजेंसी पावर्स हैं, तो उसका उपयोग करते हुए ये नई एप्लीकेशन को बैन किया है। ज्यादातर एप्लीकेशन जो है वो क्लोन है या फिर शैडो एप्स हैं उन एप्लीकेशन की जो ऑलरेडी सरकार ने बैन कर दी थी, राइट? और कौन सी दूसरी एप्लीकेशन जो है वो सरकार के द्वारा पास में बैन की गई है, तो आपको बता दें आज की डेट में टोटल लगभग 300 एप्लीकेशन आईटी मिनिस्ट्री ने बैन करी है। मिनिस्ट्री का कहना यह है कि दीज एप्लीकेशंस वर प्री जुडिशियल टू सॉवरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर, कि भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह ये एप्लीकेशन है। तो ऐसा जो है वो सरकार ने बताया है, मिनिस्ट्री ने बताया है। अब ये क्यों जरूरी है, तो गाइज आपको ऑलरेडी पता ही है कि चाइनीज एप्लीकेशन स्पाई करती है, निगरानी रखती है, ये आपका पर्सनल डेटा चुरा कर आपके अगेंस्ट जो है वो डेटा का यूज कर सकती है, राइट? और या फिर आपका पर्सनल डेटा जो है वो चुरा कर, और इवन ऐसा होता है कि डेटा जो है वो बिकते हैं, राइट? और बहुत बिकते हैं, जैसे कि कई बार आपने भी पर्सनली इस चीज को जो है वो ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे कि आज की डेट में जो है वो मैं अगर अपनी पर्सनली जो है वो बात करूं या फिर इन जनरल, चलो मैं अपनी बात नहीं करता हूं, क्योंकि वो कुछ पर्सनल चीजें हैं और वो अभी मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ओपन नहीं करना चाहता हूं। जैसे कि अगर मैं कुछ चीजें सर्च कर रहा हूं या आप कुछ चीजें सर्च कर रहे हो, तो आपको एक चीज पता होगा कि वो जो सर्च वाली जो चीजें होती है ना, उसका भी एक एनालिटिक्स जो है वो रिकॉर्ड जो है वो तैयार हो जाता है। तो ये तो इंटरनेट की चीज हम लोग को जनरली देखने को मिलती है। बट क्या होता है कि आप किसी चीज को सर्च कर रहे हो, किसी चीज को डाउनलोड कर रहे हो, अपने फोन में स्टोर करके रख रहे हो,
अपने पर्सनल यूज के लिए, तो ऐसी जो चीजें होती है ना वो सामने वाले के पास कलेक्ट होती रहती है, राइट? उसका रिकॉर्ड जो है वो बनता रहता है। और इसलिए कई केसेस में, जैसे कि आपको पता होगा गाइस कि कई बार किसी हम एप्लीकेशन को जो है वो डाउनलोड करते हैं और वो एप्लीकेशन जो है वो हमसे किस चीज के बारे में मांगती है, साइन इन करने के लिए मांगती है या क्रिएट अकाउंट करने के लिए मांगती है। तो अगर उसका इंडिविजुअल क्रिएट अकाउंट जो है तो बढ़िया है, बट अगर वो किसी, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको अगर बोल रही है कि साइन इन वाया गूगल अकाउंट, कि गूगल अकाउंट के थ्रू साइन इन करो, तो एक बार ये चीज ध्यान में रखना कि वो एप्लीकेशन ऑथेंटिकेटेड है तो ही साइन इन करना, वरना क्या होगा, आपका गूगल आईडी और पासवर्ड सामने वाले के पास चला जाएगा। ऐसी भी घटनाएं बहुत होती हैं। आपने खुद ने इस चीज को नोटिस किया होगा, साइन इन वाया गूगल। तो होता क्या है कि साइन इन वाया गूगल में एक चीज ध्यान में रखना, अगर आप साइन इन पर क्लिक कर रहे हो और वो ऑटोमेटिकली साइन इन हो जा रहा है तो बढ़िया है। बट अगर आपसे यूजर आईडी और पासवर्ड वो मांग रहा है, तो मतलब ये मान के चलो कि वो आपका ब्लॉक कर देगा, या फिर आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड सामने वाले के पास चले जाएंगे, तो आपका डेटा क्या हुआ, चला गया, लीक हो गया। तो ऐसी चीजें हैं। और गवर्नमेंट के पास काफी सारी कंप्लेंट्स भी आई हैं अलग अलग सोर्सेज से, काफी सारी रिपोर्ट्स के थ्रू भी बताया गया कि काफी सारी मोबाइल एप्लीकेशन जो है एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर, जो कि लोगों का डेटा चुरा रही थी, राइट? और डेटा जो है वो अनऑथराइज तरीके से सर्वर्स पर अपलोड कर रही थी, जो कि इंडिया के बाहर लोकेटेड है, राइट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही थी, और ये मैटर जो है वो बहुत ही डीप और इमीडिएट कंसर्न का मैटर हम लोग को देखने को मिल रहा है। बहुत ही चिंताजनक ये मैटर है, और जल्दी से जल्दी इस पर उपाय लेने की आवश्यकता है। और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर हम लोग को देखने को मिलती है, इसने तक रिकमेंडेशंस दिए थे काफी सारी एप्लीकेशंस को ब्लॉक करने के, राइट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो इंडिया की सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एप्लीकेशंस को हमने, नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एप्लीकेशन को ब्लॉक किया है। और सेक्शन 69 ए आईटी एक्ट का जो है वो क्या कहता है, तो सेक्शन 69 ए जो आईटी एक्ट का है, ये पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी वेबसाइट को या कंप्यूटर रिसोर्सेज को जो है वो ब्लॉक कर सकते हैं, इंडिया इंडिया के डिफेंस के इंटरेस्ट के लिए, इंडिया की सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी के लिए, इंडिया की सिक्योरिटी के लिए। अगर कोई ऐसी चीज, ऐसी कंप्यूटर रिसोर्सेज या वेबसाइट जो कि हमारे फ्रेंडली रिलेशन किसी फॉरेन कंट्री के साथ अगर खराब कर रहे हैं, तो उसको भी बैन किया जा सकता है। अगर कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि पब्लिक ऑर्डर को जो है वो वायलेट कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को खराब कर रही है, उस या खराब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ऐसी एप्लीकेशंस को, ऐसी वेबसाइट को, कंप्यूटर रिसोर्सेज को ब्लॉक करने के लिए, बैन करने के लिए पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और जो अभी चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन जो हंड्रेड्स की मात्रा में हम लोग को देखने को मिल रही है, यानी कि 300 के आसपास जो एप्लीकेशन ब्लॉक की गई हैं, तो वो क्लियरली ये चीज बताते हैं कि इंडिया जो है वो सीरियस है। इंडिया के पास जो इतना बड़ा मार्केट हम लोग को देखने को मिलता है, राइट? और जो हम लोग जियो पॉलिटिकल इश्यूज से जो जूझ रहे हैं, डेंजरस जियो पॉलिटिकल इश्यूज से जो जूझ रहे हैं, तो इंडिया ने क्लियर कर दिया है कि इंडिया हर वो कदम उठाएगी अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन करने का, बरकरार रखने का, राइट? और चाइना का रिस्पांस इस बैन को लेकर क्या है, तो एक ही गाना गा रहा है चाइना कि इंडिया ने जो ये हरकत करी है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स का उल्लंघन किया है, राइट? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को वायलेट किया है। तो ये बस चीन गाना गा रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यही गाना गा सकेगा ना वो, क्योंकि और इसके अलावा क्योंकि उसको खुद को पता है कि वो गलती जो है उसने करी है, स्पाई वो करता है, और उसके स्पाई वाली हरकतें जो है वो कई बार जो है वो सामने आ चुकी है। इसने अपनी कंट्री के खुद के लोगों के ऊपर जो है वो निगरानी रखी थी, जैसे कि उइगुर मुस्लिम का इशू, आपको पता होगा इस चीज के बारे में, उइगुर मुस्लिम्स के ऊपर इसने निगरानी रखी थी, राइट? फेशियल आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी जो हम लोग को देखने को मिलती है उसके थ्रू, है ना? फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी, यस, है ना? तो ये चीज है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। स्वामित्व योजना के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, स्वामित्व स्कीम के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि वो डिजिटल मैप्स तैयार करेगी अपने पूरे के पूरे 6 लाख गांव का। पैन इंडिया, पूरे इंडिया के 3D मैप जो है वो प्रिपेयर किए जाएंगे 100 सिटीज के लिए स्वामित्व स्कीम के अंदर। तो ये अभी न्यूज हमें देखने को मिली है, और बताया जा रहा है कि अभी तक ड्रोन के सर्वे जो है वो हो चुके हैं, जिसमें 1 लाख गांव को कवर किया गया है, और 77,527 गांव के मैप जो है वो स्टेट्स को, राज्यों को हैंडओवर कर दिए गए हैं। प्रॉपर्टी कार्ड्स भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 27,000 गांव को, राइट? तो ये चीज हम लोग को न्यूज में देखने को मिल रही है, बट हम मेन फोकस करेंगे स्कीम के ऊपर, स्वामित्व योजना के ऊपर। तो सबसे पहली चीज तो गाइस, ये स्वामित्व का फुल फॉर्म क्या है? सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज।
तो स्वामित्व योजना कहाँ के लिए है? तो इस स्कीम के नाम से ही क्लियर हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, विलेज एरियाज के लिए। क्या कर रही है विलेजेस के अंदर ये? तो विलेजेस का सर्वे कर रही है और उनकी मैपिंग कर रही है। मतलब कि विलेजेस के अंदर हम लोग को क्या चीज देखने को मिल रही है? सर्वेक्षण देखने को मिल रहा है और मानचित्रण देखने को मिल रहा है विलेजेस, गांव के अंदर, राइट। और किसकी मदद से? इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी की मदद से, राइट। कि आज की डेट में जो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी जो है, उनकी मदद से गांव क्षेत्र की मैपिंग करना है, गांव क्षेत्रों के का जो है वो सर्वे तैयार करना है, सर्वेक्षण करना है। क्लियर? तो स्वामित्व स्कीम सिर्फ इसी चीज की बात करता है जो आपको भेजे में घुसा लेनी है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। स्वामित्व स्कीम को लॉन्च किया गया था 2020 में 24 अप्रैल को, पंचायती राज दिवस के दिन। और 2021 में सभी राज्यों में स्वामित्व स्कीम को जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया। स्टार्टिंग में जब ये स्कीम लाई गई थी तो सिर्फ 9 राज्यों के लिए ये स्कीम थी, बट अब इस स्कीम को मतलब 2021 में, पिछले साल जो है वो पैन इंडिया कर दिया। और स्कीम जो है गाइस, इसका मेन फोकस है वो क्या है? रेसिडेंशियल लैंड की ओनरशिप की मैपिंग करना रूरल सेक्टर में, कि गांव क्षेत्र में जिन जिन लोग की खुद की जमीन है, उनकी खुद की जमीन की मैपिंग करना और एक रिकॉर्ड तैयार करना, लैंड रिकॉर्ड लोगों का तैयार करना, सर्टिफाइड लैंड रिकॉर्ड तैयार करना और उनको प्रॉपर्टी कार्ड प्रोवाइड कराना। और ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू, यानी कि ड्रोन के उपयोग से संभव हो पा रहा है, जल्दी तेजी से संभव हो पा रहा है, मैपिंग हो पा रही है। स्कीम स्कीम का मेन एम ये है कि रिवोल्यूशनाइज करना प्रॉपर्टी रिकॉर्ड मेंटेनेंस को इंडिया के अंदर। भारत में संपत्ति रिकॉर्ड रख रखाव में क्रांतिकारी बदलाव लाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। और ये स्कीम जो है वो चलाई जा रही है पंचायती राज मिनिस्ट्री के द्वारा, राइट, संचालित की जा रही है। इस स्कीम के अंडर रेसिडेंशियल लैंड जो हम लोग को गांव क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, राइट, आवासीय भूमि जो गांव क्षेत्र में हम लोग को देखने को मिलती है, तो उनका मेजरमेंट किया जा रहा है ड्रोन्स के माध्यम से, जिससे कि नॉन डिस्प्यूटेबल रिकॉर्ड क्रिएट किए जा सके, गैर विवादित रिकॉर्ड दर्ज किए जा सके। प्रॉपर्टी कार्ड जो है वो सभी प्रॉपर्टी के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है गांव के अंदर, और इसे स्टेट जो है वो प्रिपेयर कर रही है एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ, जो कि ड्रोन मैपिंग के थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है। यानी कि ड्रोन जो है वो मैप तैयार कर रहा है और उसके माध्यम से स्टेट्स जो है वो क्या कर रही है? प्रॉपर्टी कार्ड जो है वो हर एक प्रॉपर्टी के लिए गांव के अंदर क्रिएट करके दे रही है। और कार्ड जो है वो दिए जाएंगे प्रॉपर्टी ओनर को, और ये जो प्रॉपर्टी जो होगी वो रिकॉग्नाइज की जाएगी लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के द्वारा। और इस स्कीम के बेनिफिट जो है वो क्या होंगे? तो प्रॉपर्टी का अधिकार जो है वो लोगों को प्राप्त होगा, मिलेगा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के माध्यम से। हर एक विलेजर को बैंक फाइनेंसिंग का एक्सेस भी मिलेगा, क्योंकि गाइस आप जब भी आपको पता ही है कि जब भी आप बैंक जाते हैं लोन लेने के पर्पज के लिए, तो बैंक क्या मांगता है? कोलेट्रल मांगता है। बैंक बोलता है कि आप कुछ गिरवी रखवाइए। अब गांव क्षेत्र में लोगों के पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स नहीं होते हैं, राइट। तो जब ये रिकॉर्ड तैयार होंगे, उनका प्रॉपर्टी कार्ड बनेगा, तो लोगों को आसानी से लोन भी मिल सकेगा, क्योंकि वो अपनी प्रॉपर्टी को एज अ कोलेट्रल के तौर पर भी गिरवी रखवा सकेंगे। बात समझ रहे हो? तो ये चीज है। और प्रॉपर्टी रिकॉर्ड जो तैयार होंगे गांव के, राइट, और इसे मेंटेन किया जाएगा पंचायत लेवल पर। और इससे फायदा क्या होगा? जब एक बार प्रॉपर्टी रिकॉर्ड बन जाएंगे तो प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स इंपोज किया जाएगा, और जब प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स इंपोज किया जाएगा तो टैक्स से क्या होगा? गांव को पैसा मिलेगा, और जब गांव को पैसा मिलेगा तो वो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प करेगा, गांव क्षेत्र में और भी डेवलपमेंट होगा उस पैसों से, उस टैक्सेस से, राइट। तो ये भी एक अलग इसका फायदा हम लोग को देखने को मिल रहा है। काफी सारी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज जो है, जो कि डिस्प्यूट डिस्प्यूट पे पड़ जाती हैं, आपस में विवाद हो जाते हैं प्रॉपर्टी को लेकर कई केसेस में, राइट। और स्पेशली उन केसेस में जिन जिन प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग को देखने को मिलता है कि प्रॉपर वो नहीं होते, यानी कि पेपर्स नहीं होते, तो उसमें बहुत आसानी से विवाद हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। ये होता है। तो अब जब लोगों के पास प्रॉपर्टी के खुद के पेपर होंगे, खुद की प्रॉपर्टी के पेपर्स होंगे, तो ऐसे विवाद जो होंगे वो कम हो जाएंगे। और प्रॉपर्टी के जब पेपर होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू भी जो है वो इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। एक्यूरेट प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड जो है ये मदद करेंगे टैक्स कलेक्शंस को बढ़ाने में, नई बिल्डिंग और स्ट्रक्चर प्लान लाने में, परमिट इशू किए जाएंगे। और कई बार जो लोगों की प्रॉपर्टी हथिया ली जाती है, हड़प ली जाती है, तो ऐसे जो अटेम्प्ट होते हैं वो भी कम हो जाएंगे, क्योंकि लोगों के पास ऑफिशियल प्रॉपर्टी कार्ड होगा, रिकॉर्ड होगा। और इस प्रकार की स्कीम की क्यों आवश्यकता है? तो काफी सारे विलेजर जो गांव क्षेत्र में हम लोग को देखने को मिलते हैं, उनके पास अपनी लैंड की ओनरशिप का पेपर ही नहीं होता, उनको उनके पास पेपर ही नहीं है, कागजात ही नहीं है उनकी जमीन के। तो उसके कारण से वो कई बार डिस्प्यूट्स में फंस जाते हैं, राइट।
उलझन में फंस जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी कोई और हड़प लेता है। काफी सारी स्टेट्स की अगर हम लोग बात करें तो वहां पर सर्वे और मेजरमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि गांव क्षेत्र में पॉपुलेटेड एरियाज में जनरल तौर पर आज की डेट में जो स्वामित्व स्कीम के थ्रू किया जा रहा है, पहले नहीं किया जाता था। पहले स्टेट जो है वो लोगों के जो विलेजर जो है उनकी प्रॉपर्टी का प्रॉपर असेसमेंट नहीं करते थे, प्रॉपर मेजरमेंट नहीं करते थे ऑफिशियल्स, क्योंकि हमारे पास वो सब टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो आज की डेट में इस टाइप की टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत आसान भी हो गया है, और लोगों को मतलब बहुत बेनिफिट मिलेगा इस स्वामित्व स्कीम से, राइट, जिस बेनिफिट्स के बारे में हमने बात करी। और ये एक टूल के तौर पर भी काम करेगा एम्पावरमेंट और एंटाइटलमेंट के लिए, जिसके जिसके चलते सोशल स्ट्राइफ भी जो है वो रिड्यूस होगा, राइट। किस चीज पर? प्रॉपर्टी के जो मुद्दे हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, जो हकदारी के जो मुद्दे हम लोग को देखने को मिलते हैं कि किसकी प्रॉपर्टी किसकी है, वही डिस्प्यूट्स वगैरह, तो वो जो है वो कम हो जाएंगे, राइट। तो ये एक चीज हम लोग को देखने को मिलेगी, राइट। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक स्वामित्व स्कीम से रिलेटेड, जिसकी एक आपको जानकारी होनी चाहिए।